प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल जोबित पीडी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तो देखो प्यारे बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। समझ में आ गए ना भाई, संख्या क्या होती है, उसको अपन किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या उसको किस प्रकार से लिखेंगे, पूर्ण संख्या उसको किस प्रकार से लिखेंगे, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, उसमें क्या अंतर होता है। इस प्रकार से अपन ने क्या संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आया नहीं आया तो उसके लिए मेरे को किस तरह से पता लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो उसके लिए प्यारे बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला है LS और C। इसका मतलब है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके द्वारा आप क्या है मुझे बताओगे कि सर ये आपका जो टॉपिक आपने पढ़ाया था वो हमें अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया। आज अपन क्या करेंगे, उसी से आगे उसी क्रम को आगे रखेंगे और प्रश्नावली 1.1 है जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है? तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपके प्रश्नावली 1.1 है इसमें अपने जो पीछे वाला पार्ट किया था ना पहले वीडियो में जिसमें संख्या के बारे में पढ़ाया, तो उस संख्या से संबंधित ये सभी सवाल है। समझ में आ गया ना, ये जो सवाल दिए गए हैं उस संख्या से रिलेटिव है। अगर वो संख्या का आपका अच्छी तरह से ज्ञान है तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जो पहला वीडियो है उसको आप बार बार कम से कम 3-4 बार उसका जरूर अध्ययन करना। उसी के ऊपर ये प्रश्नावली 1.1 आधारित है। अब देखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको अपन P/Q के रूप में लिखते हैं, वही होती है परिमेय संख्या। ये मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में और अब देखो, इसमें P/Q के रूप में लिखते हैं, वो एक परिमेय संख्या है। उसमें एक शर्त है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या मैंने आपको एक बात और बताई थी कि प्राकृतिक संख्या है वो भी परिमेय संख्या में आती है। उसके बाद में पूर्ण संख्या है वो भी परिमेय संख्या में आती है। इसके बाद में पूर्णांक संख्या है वो भी किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है। और चौथी एक और बताई थी पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी बताई थी? पूर्ण वर्ग संख्या। यानी चारों प्रकार की जो संख्या है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। यानी जो परिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, जो समुच्चय होता है, जो संग्रह होता है, उसमें ये सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। अब आप देख लो कि शून्य है वो कौन सी संख्या में आता है? शून्य किस में आता है? पूर्ण संख्या में आता है। पूर्ण संख्या समुच्चय को अपन किस से लिखते हैं? W से लिखते हैं। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से वो क्या है अनंत तक चलती है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से लिखते हैं अपन पूर्ण संख्या और समुच्चय। तो ये 0 कहाँ है? पूर्ण संख्या में। समझ में आ गया ना? और पूर्ण संख्या कहाँ है? परिमेय संख्या में। कहने वाला परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होता है और पूर्ण वर्ग संख्या भी होती है। तो सवाल में यही पूछा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसको P/Q रूप में इस प्रकार से लिख देंगे 0/1 या 0/2 या किसी प्रकार से लिख सकते हैं 0/5। समझ में आ गया ना? तो शून्य क्या एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर अपने को क्या देना है? हाँ में देना है। समझ में आ गया ना? अब क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोई संख्या उसके नीचे /1 हमेशा में होता ही है। समझ में आ गया ना? अब देखो, जैसे मान लो ये 5 ये 3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों के नीचे /1 क्या है होता है, उसको अपन लिखते नहीं है। समझ में आ गया ना? जिस प्रकार से अपन प्लस कभी लिखते हैं क्या भाई, कोई संख्या जैसे 5 है उसके प्रारंभ में अपन प्लस थोड़ी लिखते हैं, प्लस नहीं है, इसका मतलब वो संख्या प्लस की ऑटोमेटिक है। इसी प्रकार जैसे मान लो घात के रूप में लिखते हैं, x लिखते हैं, x के ऊपर अपन कभी 1 लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर घात 1 तो हमेशा ही रहती है। समझ में आ गया ना? तो शून्य क्या एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर अपन यस में दे देंगे। इसे P/Q के रूप में इस प्रकार से अपन लिख देंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो देखो विद्यार्थियों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, जब दो संख्याएं दी गई हो तो उनके बीच में अनेक यानी अपरिमित रूप से संख्याएं होती है, यानी अनगिनत संख्याएं होती हैं। समझ में आ गए ना? अपने को जितनी पूछी अपने उतनी निकाल लेंगे, इसके अलावा उनके बीच में क्या संख्या है, बहुत सारी होती हैं। समझ में आ गए ना? अब अपने दे रखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसको निकालने के वैसे तो 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। 2 स्टेप में पूरा सवाल अपना हो जाएगा। अब देखो कितनी संख्याएं पूछी है, 6, तो उसमें सबसे पहले 1 जोड़ लो। 6 और 1 कितने हो गए, 7। अगर 6 की जगह मान लो 10 पूछे तो उसमें 1 जोड़ लो, अगर 15 पूछे तो उसमें 1 जोड़ लो। यानी जितनी संख्याएं पूछता है उसमें 1 जोड़ना, सबसे पहले काम अपने को वो करना है। समझ में आ गया ना? जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें 1 जोड़ के मान आगे रख देंगे। यानी 6 पूछिए, 6 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 7। ये पहली स्टेप हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसके बाद में क्या करना है, 2 संख्या दे रखी है 3 और 4, तो दोनों संख्याओं को बारी बारी यानी ऊपर और नीचे करने, मतलब अंश और हर 7 से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणा 7/7। इसी प्रकार दूसरी संख्या 4 है, तो 4 गुणा 7/7। समझ में आ गया ना? भी जो भी अपन संख्याएं दे रखी है अपने को, उस संख्या को अंश और हर में 7 का गुणा कर देंगे। यानी जितनी संख्या पूछी है उसमें 1 जोड़ के अंश और हर को दोनों संख्याओं को बारी बारी गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? अब देखो 3 को 7 से गुणा करें, क्योंकि यह संख्या ऊपर मानी जाती है। समझ में आ गया? तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो 3 को 7 से गुणा करें, कितने आएंगे, 21/7। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे, 4 को 7 से करेंगे, 7 चौक 28/7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्या क्या हमेशा ऊपर मान जाती है, नीचे नहीं मान जाएगी, इसका ऊपर गुणा होगा। समझ में आ गया ना? तो 7 3 21/7, 7 चौक 28/7, ये मान आ गया अपने पास। अब देखो 21 और 28 के बीच में कौन कौन संख्या होती है। 21 के बाद में 22 आता है, फिर 23 आता है, फिर 24 आता है, फिर 25 आता है, फिर 26 आता है, और फिर क्या आता है, 27। इन दोनों के बीच में यही संख्याएं तो होती हैं। 21 और 28 के बीच में 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब बट्टा में 7 दे रखा है, सब के नीचे रख दो बस 7। इसी प्रकार 7, फिर 7, और फिर 7, और फिर 7, और फिर 7। यानी 21 और 28 के बीच में ये संख्याएं हो गई। समझ में आ गया? सिर्फ 2 स्टेप में पूरा सवाल है। अब यह संख्या ये भी हो सकती है, इसके अलावा दूसरी भी हो सकती है। कहने मतलब 2 संख्याएं दे रखी, उनके बीच में जो परिमेय संख्या है वो अनगिनत होती है। समझ में आ गई ना? लेकिन करने का तरीका है ना, यही है। जितनी भी संख्या पूछे उसमें 1 जोड़ दो। सबसे पहले 1 जोड़ने के बाद में जो मान आएगा उसको अंश और हर से ऊपर नीचे गुणा कर दो, दोनों संख्याओं को बारी बारी। अब जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण है मैं मेरी तरफ से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये संख्या आपके पास -3 और 2 है। समझ में आ गया? देखो सवाल को है ना एकदम अच्छे से समझो। अब किताब में ये सवाल दिया हुआ, ये दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसका जो फॉर्मेट है ना वो अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया ना? इसके बीच में मान लो आपको 4 परिमेय संख्याएं पूछ ली। कितनी पूछ ली? 4। तो सबसे पहला अपना काम क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे। 4 में 1 जोड़ा, कितने आ गए, 5 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, पहली संख्या कौन सी है, -3 है, तो उसको 5/5 यानी अंश 5 और हर भी 5 गुणा कर दिया। उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी है, 2। इसी प्रकार इसको 5/5 से गुणा कर दिया, यानी अंश का भी 5 और हर का भी 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको देखो, 3 को 5 से गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह दिया होता है, यानी -15/5 आ गए। और ये कितना आ जाएगा, 5 2 10/5, ये मान आ गया। अब इस मान के बीच में अपने को संख्या लेनी है। अब देखो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन यानी परिचय का जो पार्ट होता है
वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। तो उसको आपको कम से कम 3-4 बार उसकी स्टडी किया करो, क्योंकि ये जो परिचय का पार्ट है उसी से संबंधित आगे उस अध्याय में टॉपिक आता है। अब ये संख्या आ गई -15/5 और 10/5। देखो मैंने पहले पार्ट में बताया था, अभी संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, बीच में क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। इस साइड में दाहिने साइड में प्लस का मान होता है। किसका मान होता है? प्लस का। और पीछे वाली साइड में किसका होता है? माइनस का, यानी बाएं साइड में। समझ में आ गई? अब प्लस का ये 1 2 3 4 ये अपन 10 मानेंगे तो यहाँ तक आएगा, ये वाला जो 10 है वो इधर आएगा, और -15 है ये इस प्रकार से यहाँ इस साइड में आएगा। तो इन दोनों के बीच में संख्याएं बहुत सारी होंगी। समझ में आ गई? संख्या क्या होगी? अनगिनत होगी। लेकिन अपने को कितनी लेनी है? 4 ही लेनी है। तो देखो -15 और 10 के बीच में -14 बीच में आता है, उसके बाद -13 बीच में आता है, इसी प्रकार -12 आता है, फिर -11 आता है, फिर -10 आता है। इस प्रकार चलते रहेंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर प्लस वाली संख्या आ जाएंगी, यानी अनेक संख्याएं होती है। अब अपने को यहाँ सिर्फ 4 ही संख्या लेनी है, तो यही ले लो बस। -14 नीचे बट्टा में 5 लगा दो, फिर -13 बट्टा में 5, -12 बट्टा में 5, -11 बट्टा में 5, ये लो 4 संख्या होगी। अब ज़्यादा अपने को लेनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अपने से पूछी नहीं है, सिर्फ 4 ही पूछी है। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से इस सवालों को करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अपने पास दे रखा है 3/5 और 4/5। अब इनके बीच में अपने को कितनी ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ लेंगे। 5 रे कितने हो गए? 6। पहली स्टेप तो ये, जितनी पूछे उसमें 1 जोड़ देंगे। अब इसके बाद दूसरी स्टेप क्या है? जोड़ने के बाद कितना आया? 6 आया। तो 6 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोनों संख्या में। समझ में आ गया ना? अंश और हर के रूप में। तो पहली संख्या कौन सी है? 3/5। इसको अपन गुणा कर लेंगे 6/6। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान तो उतना ही रहेगा इन संख्याओं का। 6 में 6/6 से गुणा करेंगे, 6 से 6 आपस में कट जाएगा, मान तो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान पे। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 4/5, इसको भी इसी प्रकार 6/6 से गुणा कर दिया। अब ये 2 स्टेप होगी, 2 स्टेप में ये सवाल पूरा हो जाएगा। अब देखो 3 को 6 से करेंगे, 6 3 18 बट्टा 5 6 30। 6 को 4 से 6 चौके 24 बट्टा 6 पंजो 30। मान आ गया, सवाल का हल आ गया। अब देख लो 18 और 24 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 19 के बाद में 20, फिर 21, फिर 22 और फिर कितनी आती है? 23। बट्टा में नीचे जो दिया हुआ वो लगा देंगे। 30 आया था अपने, 30 लगा दिया, प्रत्येक के नीचे लगा दिया। ये देखो इस प्रकार से ये संख्याएं प्राप्त होगी। अब यह संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। अपने को 5 ही पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जो संख्या जितनी पूछे उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद जो मान आए उस मान को बारी बारी से दोनों संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। गुणा करने से ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसमें पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो ये जो सवाल है ना, इसमें 2 संख्याओं का आपस में संबंध पूछा है। समझ में आ गया नहीं? ये जो 3 सवाल है किस प्रकार से, इनमें 2 संख्याओं का आपस में क्या है, क्या संबंध है उसके बारे में पूछा है। तो वो संबंध अपने को निकालना है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जिसको अपन n से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या ये होती है जो 1 से शुरू होती है, जो अनंत तक चलती है, यही तो होती है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम पूर्ण संख्या को अपन किस से लिखते हैं? W से लिखते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से शुरू होती है। और इसी प्रकार ये भी क्या है?
अनंत तक चलती है। दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 शुरू होती है। अब देखो, अगर पूर्ण संख्या में अपन 0 हटा दें तो ये प्राकृतिक संख्या पूरी की पूरी इसके अंदर है। समझ में आ गई ना? समझ में आ रही बात? अगर अपन पूर्ण संख्या में 0 हटा दें तो मान वही है 1 2 3 4 और वही मान इसमें है प्राकृतिक संख्या में। तो ये पूछा क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृतिक संख्या होती है। समझ में आ गया ना? तो ये क्या है? सत्य है। इसके आगे लिख देता हूं मैं, सत्य है। सत्य को टी से लिख देते हैं, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? सत्य। समझ में आ गई? अब क्यों है? क्योंकि पूर्ण जो संख्या है ना, पूर्ण संख्या के समुच्चय में यानी संग्रह में या समूह में प्राकृतिक संख्या होती है। इसका कारण क्या लिखेंगे? कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृतिक संख्या होती है। इसका कारण मैं यहां लिख देता हूं इस प्रकार से, पूर्ण संख्याओं के समूह में या संग्रह में या समुच्चय में, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना तो ये उत्तर आप अपने आप ही लिख सकते हो। देखो, दोबारा देखोगे, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या कौन सी है? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अब देखो, जो 0 शुरू हो रही है उसका मतलब उसमें 1 2 3 4 तो है ही, 1 2 3 4, इसका मतलब उसके अंदर प्राकृतिक संख्या है। तो यही इसका उत्तर है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या होती है। इसका 2 नंबर पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, पूर्णांक का समुच्चय उसको अपन z से लिखते हैं। तो पूर्णांक का समुच्चय अपन इस प्रकार से लिखते हैं, दोनों साइड में उसके अनंत होता है। पहले माइनस की संख्या, फिर बीच में 0 और उसके बाद में प्लस की संख्या और फिर अनंत। यही तो होता है पूर्णांकों का समुच्चय या पूर्णांकों का संग्रह या समूह है। इसमें क्या है? ऋण संख्या भी होती है, 0 भी होता है और धन संख्या भी होती है। तीनों मान होते हैं। समझ में आ गई? उसके बाद में पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का फिर लिख लो। पूर्ण संख्या उसमें क्या होता है? उसमें 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 और 4, इस प्रकार से अनंत तक चलता है। अब देखो, इसमें अंतर क्या है? जो पूर्णांकों समुच्चय उसमें ऋण संख्या 0 और धन संख्या तीनों होती है, और इसमें क्या होता है? ऋण संख्या होती है और धन संख्या होती है। ये माइनस वाली संख्या नहीं होती है, ये वाला पार्ट नहीं होता है। समझ में आ गया ना? तो ये क्या पूछा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कोई जरूरी थोड़ी है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर तो ये संख्या है, पूर्ण संख्या के अंदर ये वाली माइनस वाली संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य को अपन क्या लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। एफ यानी फाल्स यानी झूठा, या आप आगे नाम लिख दो असत्य, कोई दिक्कत नहीं। अब कारण क्या है? कारण ये होगा कि पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक मान नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर क्या होता है? 0 होता है और धनात्मक होता है। और पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है और धनात्मक होता है। यही फर्क है। इसके नीचे यहाँ लिख देता हूं मैं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान नहीं होता। ऋणात्मक मान नहीं होता है। ये इसका कारण हो गया कि इसमें अपने को क्या, प्रत्येक में कारण बताना है। तो कारण के लिए आप क्या लिख दो? कारण की जगह पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान नहीं होता। ये तो आपको देखने से स्पष्ट पता लग रहा है। पूर्णांक उसमें ऋण संख्या होती है, 0 होता है और धन संख्या तीनों होती है। और पूर्ण संख्या में क्या, 0 होता है और धन संख्या प्लस की संख्या, ये वाली संख्या नहीं होती है। समझ में आ गया ना? तो यही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल भी नहीं, यानी असत्य है। पाठ नंबर 3 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको अपन P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे 1/2 है, 3/7 है, 4/5 है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब पूर्ण संख्या मैंने अभी आपको बताया था, पूर्ण संख्या तो यही होती है जो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से होती है। तो इसमें तो फर्क है।
समझ में आ गया ना। तो पूर्ण संख्या अपने इस प्रकार थोड़ी लिखते हैं, समझ में आ गया ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो परिमेय संख्या इस प्रकार से होती है। इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य है। इसको भी अपन क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। समझ में आ गया। इसमें क्या है, तीनों सवालों में दो दो संख्या आपस में कनेक्शन है, तो उसके बारे में अपने को थोड़ा सा उसमें क्या है, फर्क करना है। समझ में आ गया ना। तो इस फर्क करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी दिया उस संख्याओं को पहले आप लिख लो, ताकि आपको जो फर्क है वो आपके सामने है, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये जो आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 वो फिनिश हो गया है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कितना समझ में आ रहा है ये मेरे को कैसे पता लगेगा, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।